प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी का महाविद्यालय में प्रवेश हो गया है, आपके विषय आवंटित महाविद्यालय द्वारा कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपकी क्लासें भी नियमित रूप से शुरू हो गई हैं। तो आज की जो कक्षा भूगोल विषय की जो विद्यार्थी हैं, उनके 3 पेपर बीए पार्ट फर्स्ट में शामिल हैं। इसमें पहला है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा भारत का भूगोल यानी इंडिया ज्योग्राफी, और तीसरा जो विषय यानी जो है वो है प्रायोगिक भूगोल। तो आज की कक्षा में हम भौतिक भूगोल से संबंधित विषय, प्रक्रिया या पाठ्यक्रम में सम्मिलित पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से विद्वानों ने विभिन्न तरह के अपनी हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं दी हैं, उसके बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी है जो सौर परिवार या सूर्य परिवार का एक सदस्य है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, अर्थात कोई भी एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जो इसकी उत्पत्ति की पूर्ण रूप से व्याख्या करता हूँ। उत्पत्ति के कारण बताते हुए विज्ञानों ने या विद्वानों ने या वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिकल्पनाएं दी। इन परिकल्पनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है या विभाजित किया गया है। पहली है एक तारक परिकल्पना यानी 1 स्टार हाइपोथेसिस। इसके अनुसार ये माना गया है या इस विचारधाराओं को मानने वाले या परिकल्पनाओं को प्रतिपादित करने वाले विद्वानों का मानना है कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है एक तारे के द्वारा हुई है या मानी गई है। दूसरी जो परिकल्पना है द्वितीय तारक परिकल्पना या बाइनरी हाइपोथेसिस। इसके अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति है 2 तारों के द्वारा मानी गई है। और तीसरी जो परिकल्पना है नवीन परिकल्पना है, जिनको हम मॉडर्न हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें नवीन तरह के सिद्धांत जैसे बिग बैंग थ्योरी को सम्मिलित किया गया है। महाविस्फोट के सिद्धांत या उल्का धूल कणों के जो सिद्धांत थे वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो आज हम अपनी कक्षा में 1 स्टार हाइपोथेसिस यानी एक तारक परिकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई मानी जाती है और इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिकल्पनाओं को समय के साथ साथ प्रतिपादित किया है। इनमें कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना व लॉक्योर की उल्काओं की परिकल्पना को सम्मिलित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इमानुएल जो कांट हैं वो भूगोल के महान दार्शनिक या विद्वान थे। उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो न्यूटन के
गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता पृथ्वी की जो घूर्णन गति के द्वारा उत्पन्न बल होता है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो न्यूटन ने बताया कि इमानुएल कांट ने बताया कि ब्रह्मांड में आदि पदार्थ बिखरे हुए थे, यानी कि जो ब्रह्मांड आज अपने को दिखाई देता है लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, उसमें प्रारंभिक काल या समय में आदि पदार्थ यानी कि प्रोमेरिडियल मैटर है वो बिखरे हुए थे, जो प्रारंभ में ठोस, शीतल व गतिहीन थे। यानी वो बड़े ही ठोस थे, ठंडे थे, उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट या गति नहीं थी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में टकराने लगे, यानी आकर्षण शक्ति के द्वारा ये जो ठोस पदार्थ है या पेरिमेडियल पदार्थ है जो शीतल व गतिहीन थे वो आपस में टकराने लगे, और टकराने के कारण या उसके फलस्वरूप उसमें ताप व भ्रमण गति उत्पन्न हुई। जैसा अपन देखते हैं दो पत्थर को अगर अपन टकराते हैं तो उनमें एक तरह की चिंगारी उड़ती है, इसी तरह उन पदार्थों के आपस में टकराने से ताप व भ्रमण गति उत्पन्न हुई, जिससे ये पदार्थ ताप से द्रव में यानी धीरे धीरे ये पदार्थ पिघलकर द्रव में बदले और ठोस से द्रव यानी और फिर द्रव से गैस में परिवर्तित होकर एक नीहारिका में केंद्रित होकर परिभ्रमण करने लगे। यानी कि ये जो सारे जो पदार्थ है वो एक आपस में आकर्षित होकर एक नीहारिका या नेबुला में यानी एक भाग में एकत्रित होकर वो परिभ्रमण करने लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, नीहारिका अर्थात नेबुला ब्रह्मांड में स्थित एक सर्पिलाकार आकृति के अत्यधिक प्रकाशमान पिंड होते हैं जिसके केंद्र में ज्वलनशील गैसें पाई जाती हैं। ये जो नीहारिका होती है वो उसके जो केंद्रीय भाग होता है उसमें ज्वलनशील गैसें होती है तथा उसकी आकृति सर्पिलाकार होती है और वो अत्यधिक प्रकाशमान एक पिंड की तरह दिखाई देती हैं। तो ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है किस तरह से आदि पदार्थ थे धीरे धीरे उनमें ताप गति उत्पन्न हुई, एकत्रित होकर वो द्रव से ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तित हो गए। ये आपके सामने जो दोनों जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं आप उससे आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, एक नीहारिका में परिवर्तित होकर ये पदार्थ परिभ्रमण करने लगे तथा धीरे धीरे उस नीहारिका का जो आकार है वो बढ़ने लगा, यानी कि वो नीहारिका है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। आकार बढ़ने के साथ ही इसकी जो गति है, भ्रमण जो गति है वो भी धीरे धीरे बढ़ती गई और भ्रमण के कारण जो नीहारिका है उसके मध्य भाग में उभार आने लगा, अर्थात बीच का जो भाग है वो ऊपर उठने लगा और किनारों का भाग धीरे धीरे चपटा होता गया, यानी मध्य भाग में एक उभार हुआ। इसी तरह परिभ्रमण तथा गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा केंद्रीय बल बढ़ जाने से उभार भी बढ़ता गया है, यानी परिभ्रमण के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा जो अपकेंद्रीय जो बल होता है जो धीरे धीरे उसके बढ़ जाने से जो नीहारिका का जो मध्य भाग है वो उभार भी धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता गया और उनके धीरे धीरे बढ़ने से एक के बाद एक जो नीहारिका है वो टूटती गई, यानी वो अलग अलग भागों में पहले एक भाग अलग हुआ, फिर दूसरा भाग अलग हुआ, फिर तीसरा भाग अलग हुआ। इस तरह से उससे 9 भाग या 9 छल्ले अलग होकर ग्रह बने और जो नीहारिका का जो शेष भाग था वो सूर्य बना। और इसी प्रक्रिया की जो पुनरावृत्ति हुई उससे उपग्रह का निर्माण हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि लाप्लास ने अपनी नीहारिका परिकल्पना में किस तरह से ये अपनी उस सौर मंडल की या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में
जो एक विस्तृत परिकल्पना दी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि प्रारंभ में ए है, वो आप में जो एक न्यायिका जो गैसीय पुंज में परिवर्तित हो गई, धीरे धीरे परिभ्रमण क्रिया बढ़ी और बढ़ने से उसके मध्य भाग में उभार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उससे जो एक के बाद एक 9 पिंड अलग होकर ग्रह बने ये, और शेष जो भाग है वो है जो अवशिष्ट भाग वो सूर्य बना। इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने कांट की परिकल्पना से उनको ज़्यादा कोई पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उनकी जो जिज्ञासा शांत नहीं हुई, तो उसकी एक कांट की जो परिकल्पना है उसकी विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की और ये कहा कि कांट ने जो आदि पदार्थ थे उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। नहीं, जो आदि पदार्थ थे वो ब्रह्मांड में कहाँ से आए, पहले से स्थित थे या फिर बाद में आए, कैसे उत्पन्न हुए, उनके बारे में कांट ने कुछ भी नहीं बताया। तथा गुरुत्वाकर्षण बल से पदार्थ आपस में टकराने लगे तो ये बल कैसे प्रकट हुआ तथा ये शक्ति पूर्व में कहाँ थी के बारे में कांट ने नहीं बताया है। नहीं, जो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी कांट ने कोई ज़्यादा अपना स्पष्टीकरण अपनी परिकल्पना को लेके नहीं दिया। और तीसरी जो मुख्य जो आलोचना की गई वो है गैसीय पुंज का आकार बढ़ने से गति बढ़ती गई। ये तर्क गति विज्ञान के नियमों के विपरीत हैं। यानी किसी भी गैसीय पुंज का अगर आकार बढ़ता है तो उसकी गति नहीं बढ़ती है। ये गति विज्ञान के नियम के अनुसार होता है कि कोई भी जो पुंज है उसके अगर आकार बढ़ेगा तो उसकी गति है जो बढ़ेगी नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती है। लेकिन इसके विपरीत है जो कांट ने बताया कि गैसीय पुंज का आकार बढ़ने से गति बढ़ती गई, तो ये भी गति विज्ञान के नियमों के विपरीत है। इस तरह से हमने आज अपनी क्लास में ये समझा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी परिकल्पना है और कांट ने है जो कौन सी परिकल्पना दी और उसने किस तरह से सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, समझें। धन्यवाद।